नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना और आज है 14 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी चीजें न्यूज में थी और उनमें से जो भी चीजें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेबल थ्योरीज और उससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर की सीरीज है डेली की, वो दोनों ही मीडियम्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको कंटेंट हिंदी में भी मिल रहा है और इंग्लिश में भी मिल रहा है। यहाँ पर हम दोनों ही पेपर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर है, तो आपकी सारी न्यूज एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगी। ये बेनिफिट आपको इससे मिल रहा है। फिर आप इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही सेशन ओवर होता है तो उसके बाद से आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, प्रीलियम स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, मेन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक अच्छे गाइडेंस के लिए। और टेस्ट सीरीज हैं, इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट इन दीज नंबर्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज है हमारी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से। जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसमें एक और डैम बन रहा था, तो उसके दो फेजेस हो चुके हैं। अब जो फर्स्ट फेज था और यहाँ पे जो सेकेंड फेज है, तो फर्स्ट और सेकेंड फेज में जो दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सेकेंड फेज का जो ओवर डैम प्रोजेक्ट है, उसने वायलेशन किया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का। तो ओवर डैम जो प्रोजेक्ट है, विच इज द पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वायलेंस किया है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो यूनियन गवर्नमेंट का एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, EIC, उसके तहत उस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ता है कि अगर वो प्रोजेक्ट किसी भी एरिया में बन रहा है तो वहां पर कितने पेड़ काटे जाएंगे, उसके लिए आप कितना रिस्टोरेशन वर्क करेंगे, उसके जगह पे कितने पेड़ लगाएंगे, और अलग अलग फेजेस होती हैं इस पूरे उसमें कि कितना इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, और आप उसके रिस्टोरेशन के लिए जो भी प्राइवेट फर्म इसको बनाने जा रही है, कोई भी फर्म इसको बनाने जा रही है, वो क्या करेगा इसके रिस्टोरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्लियरेंस लिए बिना ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर कमेटी फॉर्म हुई है और कमेटी ने बोला है कि आपको एक फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको दोबारा से लेना पड़ेगा। ठीक है। अब हम केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अभी 2-3 दिन पहले इस न्यूज को हमने कवर किया था कि जो आपकी केन रिवर है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कटनी से ओरिजिनेट होती है, और आपकी बेतवा रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रायसेन से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से ये जो दो रिवर्स जा रही हैं, तो जो केन रिवर का एक्सेस वाटर है, उसको एक कैनाल के थ्रू बेतवा रिवर से बेतवा रिवर पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि बेतवा रिवर पे जब भी पानी की कमी होती है, तो केन से जो एक्सेस वाटर है वो कहां पर सप्लाई किया जाएगा, इस कैनाल के थ्रू बेतवा रिवर को सप्लाई किया जाएगा। तो ये एमपी और यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन एमपी एंड यूपी। दो स्टेट्स आपस में वाटर शेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बुंदेलखंड वाले रीजन में काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, बुंदेलखंड रीजन के लिए एक अटल भूजल योजना भी है। एक्चुअली में पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। तो जो अटल भूजल योजना इस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, विच वाज स्टार्टेड इन 2020, जो 2020 में शुरू की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो स्कीम है वो किसी ऑल इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। सिर्फ 7 स्टेट्स हैं और 7 राज्यों में बस इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जो पानी की कमी से, जिनको किसी भी प्रकार से पानी की कमी है। तो ये मेनली जो है वो ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है। ये स्कीम किसके लिए? ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन के लिए है। सबसे पहले आ जाता है आपका हरियाणा, उसके बाद आता है गुजरात, जहां पर ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान है। फिर आता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया और यूपी हो गया। ठीक है। तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP और यूपी, इन 7 स्टेट्स में ये स्कीम्स जो है अटल भूजल योजना, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज पर है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो HPV वैक्सीनेशन, HPV के लिए बात की गई है गर्ल्स जो कि एडोलेसेंट एज में है, और 9 to 14 ईयर्स, 9 से जो 14 साल की लड़कियां हैं, उनमें HPV वैक्सीनेशन देने की बात की गई है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्या कहा कि जो HPV वैक्सीन है ना, जो कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट दी जाती है, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट दी जाएगी, लेकिन अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट करने का अप्रूवल नहीं दिया है।
ठीक है। तो ये जो एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, तो यहाँ पे वैक्सीन के लिए अभी आने में टाइम है। जो हमारा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है फॉर इम्यूनाइजेशन हैज रिकमेंडेड वैक्सीनेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 14 ईयर, और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए काफी इफेक्टिव होने वाला है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO says the HPV vaccine is effective for the prevention of HPV serotype 16 और 18। दो सेरोटाइप्स हैं 16 और 18, इनके अगेंस्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नया प्रोग्राम होने वाला है वैक्सीनेशन, वो UIP जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसका ही पार्ट होगा। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको देखते हैं पहले। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन 1985। अब ये क्या एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। इट इज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो कि फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है 26 मिलियन चिल्ड्रन को एनुअली। तो एनुअली कितने बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करता है? 26 मिलियन बच्चों को एनुअली ये वैक्सीन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। अंडर 5 के जो बच्चे हैं उसमें मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर को कम करने के लिए काम कर रहा है। अब इसमें 12 डिसीजेस हैं जिसके अगेंस्ट 12 डिसीजेस जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती हैं, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। वो 12 डिसीजेस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आता है आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, मिसल्स, रुबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जो आपका टीबी है, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगटिस एंड निमोनिया जो कि किससे कॉज हो रहा है? हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से कॉज हो रहा है। इन 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के अगेंस्ट जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक मिशन इंद्रधनुष भी है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या है कि यहाँ पे जो 7 डिसीजेस है इनमें से, तो इंद्रधनुष जो है सिर्फ किसके लिए है? 7 डिसीजेस के लिए इंद्रधनुष, NUSH। इंद्रधनुष जो है अभी रिसेंटली 2023 में इसका जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है उसका 5th वर्जन है ना 5.0 कंप्लीट हुआ है। तो ये मिशन इंद्रधनुष भी इसी के लिए है। ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जिनका पार्शियल इम्यूनाइजेशन होता है, उनको पूरी तरीके से उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है, उनको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं कि जो एक्चुअली में आपका सर्वाइकल कैंसर है वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सर्वाइकल कैंसर है, जो सर्विक्स होता है ना, यूटेरस में जो लोअर मोस्ट पार्ट है सर्विक्स, यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, उसी केस को क्या कहा जाता है? सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अब ग्लोबली जो सर्वाइकल कैंसर है ना, वो 4th मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर आप देखेंगे कि देश दुनिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जिससे विमेन्स की डेथ हो रही है, विमेन की डेथ हो रही है, मोस्ट कॉमन कैंसर हो जाता है वर्ल्ड लेवल पर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2nd मोस्ट कॉमन है जिससे सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हैं। ठीक है, तो 2nd मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में, और इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल बर्डन में सर्वाइकल कैंसर का, वो भी कहाँ से है? वो भी इंडिया से है। तो यहाँ पे इस वैक्सीनेशन का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, है ना। एक बार पूरे फेज एनालाइज किया जाए कि इसका जो ये सेफ है, ये वैक्सीनेशन तो जो दी जा रही है वो पूरे तरीके से इसके ट्रायल्स हो जाएंगे, फिर ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग सड़क, ठीक, कौन से हाईवे पे बनने जा रहा है? नेशनल हाईवे 44 पे बनने वाला है, राजमार्ग 44 पे बनने वाला है, जो कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले स्टील स्लैग को यूज नहीं किया गया है। स्टील स्लैग होता क्या है? बेसिकली जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री से बचने वाला हुआ जो अवशेष चीजें बच जाती है ना, जो वेस्ट है, तो उसको यूज करना है। ठीक है, वेस्ट को यूज करना है, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि रैंकिंग्स पूछ ली जाती है प्रीलिम्स पे, तो आपको याद रखना है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, है ना। स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में सेकेंड नंबर पर आते हैं, और लगभग इस साल में 19 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है स्टील स्लैग से। 19 मिलियन टन बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो अगर इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना हम इससे, ये किसका पार्ट हो जाएगा? वेस्ट टू वेल्थ मिशन का, कि अगर वेस्ट से आप कोई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या फिर
है ना। वेस्ट से कोई भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अपशिष्ट से धन मिशन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है कि जो अपशिष्ट बचे हैं उससे धन कैसे क्रिएट करेंगे आप, वो चीज होती है। तो इससे पहले भी अलग अलग जगहों पे स्टील स्लैग से रोड बनाई जा चुकी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नेशनल हाईवे पे ये स्टील स्लैग यूज किया जा रहा है। और लगभग 1 किलोमीटर का बस रोड बनेगा अभी, है ना। तो कितने किलोमीटर का रोड बनेगा? 1 किलोमीटर का ही रोड बनेगा इस पर। बट ये किसका इनिशिएटिव था? CSIR, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका इनिशिएटिव है कि हम ये जो वेस्ट बच रहा है जिससे बहुत सारा पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब स्टील यूज किया जाता है ना, तो उससे बना हुआ जो भी इतना वेस्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आसपास फेंक दिया जाता था। और यहाँ से सारे टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं। इससे क्या क्रिएट हो रहा है? प्रदूषण कॉज हो रहा है एनवायरमेंट पर, और वाटर, एयर, लैंड पॉल्यूशन सारी चीजें हो रही हैं यहाँ से। तो इसका अच्छा खासा यूज है इस टेक्नोलॉजी पर, है ना। अब आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये चीज पूछी जाती है कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे ये कहाँ का टॉपिक है कि आप इसको इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी या पर्यावरण के अनुकूल जो प्रौद्योगिकियां हैं उनमें आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने का एक नया तरीका है, ताकि अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सके, है ना। आपने एक और चीज देखी होगी अपने आसपास, ये तो है कि इससे आपने बना दिया। आपने नाम सुना होगा AAC ब्लॉक का, ठीक है। AEC ब्लॉक क्या होते हैं? ऑटोक्लीव्ड एरेटेड कंक्रीट। A फॉर ऑटोक्लीव्ड एंड एरेटेड कंक्रीट होते हैं। आजकल जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? ACC ब्लॉक्स की हेल्प से हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो किससे बनाए जाते हैं? फ्लाई ऐश से बनाए जाते हैं। जब कोयला जलाया जाता है, कोयले का अधिक कंबशन किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उसे छोटे छोटे फाइन पाउडर एज अ पोल्यूशन के रूप में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो फाइन पाउडर बन रहा है वो एनवायरमेंट पे आ जाएगा और एनवायरमेंट को नुकसान करेगा, ठीक है। पॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको कलेक्ट किया जाता है, फिर इसी फ्लाई ऐश और बाकी सारी चीजों के मिक्सचर से क्या बनाए जाते हैं? ACC ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, सॉरी AAC ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। फिर अब ये ब्लॉक्स जो है ना वो काफी यूजफुल है, एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, साथ ही फायर रेजिस्टेंस है, आग लगने का खतरा भी नहीं होता इनमें, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होते हैं, मतलब अगर शीत आ जाती है घरों में तो वो नहीं आएगी, तो मॉइस्चर को भी रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली भी काफी वायबल माने जाते हैं। तो इकोनॉमिकली भी वायबल मांगने जाते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल ब्रिक्स जो आप ईंटें यूज करते हैं, लाल वाले ईंटें, अगर उनसे कंपेयर करें ना तो आपको ये काफी चीप पड़ते हैं। आप कभी कंपैरिजन करिएगा, अगर आपने आसपास कंस्ट्रक्शन होते देखा है तो ये काफी लाइट वेट भी होते हैं, जल्दी उठा लिए जाते हैं। 3 kg से लगभग मतलब 10-15 kg तक इसका वेट होता है ना। तो कम ईंट भी लगेंगे यहाँ पर, और इसके लिए जो सीमेंट अलग से लगानी पड़ती थी ईंटों को जोड़ने के लिए, वो भी नहीं लगानी पड़ती। इसका अलग से मिक्सचर होता है, तो कम मिक्सचर में ये उससे हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि दीवारें से बनाई जाती थी रेड वाले ब्रिक से, तो उसमें अलग से आपको पुट्टी करवाना है तो पहले आपको सीमेंट की कोटिंग करवानी पड़ती है, बट उस सीमेंट कोटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इस वॉल्स पर डायरेक्टली पुट्टी करवाई जा सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं AAC ब्लॉक्स के। मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपने अपने आसपास कंस्ट्रक्शन में तो बिल्कुल नोटिस किया होगा, ठीक है। तो स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी भी है जो ऐसे मतलब अपशिष्ट हैं जो प्रदूषित कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट को, आपके वातावरण को, उनका यूज अगर आप किसी अच्छी जगह कर लेंगे तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि हमारी स्पोर्ट्स न्यूज है। तो आपने अभी, ये पहली बार हो रहे हैं इसलिए आपने शायद नाम ना सुना हो, बीच गेम्स 2024 जो कि दीव में हो रहे हैं। जो दमन एंड दीव हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइज किए गए हैं बीच गेम्स, ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अब इसका जो चैंपियन बना है वो मध्य प्रदेश बना है। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से MP के लिए, ठीक है। फर्स्ट एवर बीच गेम्स हुए थे दीव में, पहली बार ये बीच गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और इन बीच गेम्स का जो चैंपियन बनता है वो मध्य प्रदेश है। इसने टोटल मेरे ख्याल से, हाँ, 18 मेडल्स जीते हैं, और उसके बाद से इसमें से 7 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेकेंड नंबर पर आया है महाराष्ट्र, जिसने 14 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इमर्जेस ओवरऑल चैंपियंस ऑफ फर्स्ट एवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीव। दीव में फर्स्ट एवर बीच गेम्स हैं। तो हम बीच गेम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपके दीव बीच गेम्स है 2024 में ऑर्गेनाइज हुए, ये इंडिया के फर्स्ट नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल समुद्र तट खेल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था 4 से 11 जनवरी के बीच में। इन खेलों का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच में हुआ है। अब ये जो घोघला बीच है ना, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है,
ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस या समुद्री तटों को दिया जाता है जिन्होंने काफी अच्छा मेंटेनेंस, मतलब इस सर्टिफिकेशन के बाद वहाँ की सैनिटेशन फैसिलिटीज, जो भी हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो फ्रेंडली हो रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, कि सतत विकास जो आपके गोल्स हैं उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये काम करता है, इसलिए ऐसे बीचेस को क्या दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो ब्लू फ्लैग बीचेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सबसे साफ, दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है जो ब्लू फ्लैग है, और वातावरण या पर्यावरण पर्यटन मॉडल पर बेस्ड है, जो पर्यटकों, समुद्र तटों पर जाने वालों को स्वच्छ और स्वच्छ स्नान का पानी, सुविधाएं, एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हेल्थ, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो अभी इंडिया में टोटल 12 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं वो 12 हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बीचेस प्रपोज्ड, अब प्रपोज्ड नहीं, इनको मिल चुका है, तो कौन कौन से बीचेस हम एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, पहला है शिवराजपुर बीच, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर घोघला बीच है जो आपका दीव में है, जहां पर अभी गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, बीच गेम्स। फिर भोगावे बीच जो कि कहाँ पर आ जाता है, महाराष्ट्र पे है। मिरामर बीच गोवा में है। उसके बाद से पदु बिद्री एंड कसोरका बीच, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है ना। फिर आता है आपका बंगाराम बीच जो कि लक्षद्वीप पे है। कप्पड़ बीच केरला में है। इसके बाद से कोवलम बीच, तो तमिलनाडु के दो बीचेस हैं, एक इडन बीच है, पुदुचेरी वाले पार्ट में है ना, तो इडन बीच पुदुचेरी का पार्ट है, इसी एरिया में है। फिर कोवलम बीच जो है वो तमिलनाडु का है। राधानगर बीच अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मतलब इस एरिया पे राधानगर बीच है। ऋषिकोंडा बीच जो आपका आंध्र प्रदेश पे आ जाता है। और गोल्डन बीच उड़ीसा, जो पुरी है वहां पर गोल्डन बीच है। तो ये 12 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी तक इंडिया में दिया जा चुका है। अब ये देता कौन है, ये भी जरूरी है आपके लिए। तो एक आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है फाउंडेशन, एक एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा ये दिया जा रहा है। और ये एक डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डेनमार्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, FEE हम बोल सकते हैं। बाकी इसके और भी पार्टनर्स है, जैसे आपका UNEP है। ठीक है, UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये सारे इसके पार्ट हैं, जो ज्यूरी फॉर्म होता है कि ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है, मेनली इसके द्वारा दिया जाता है। बट आपको ये चीजें भी याद रखना है कि उस मेंबर्स में ये सारे भी इन्वॉल्व हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज आती है, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के ओल्डेस्ट, सबसे पुराने लिविंग सिटी जो है वो पाई गई है वादनगर पे। वादनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। तो वादनगर पे एक जॉइंट स्टडी की गई जिसमें पता चला कि गुजरात में हड़प्पा सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद कि जो पीरियड है उसको डार्क एजेस रेफर किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली आपको एविडेंसेस मिले हैं अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे 800 BCE के जो कंटेम्प्रेरी था, लेटर वैदिक पीरियड, जो बुद्धिस्ट महाजनपद वाला पीरियड आपने पढ़ा है, तो वो सारे इसके कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोला गया है कि गुजरात के वडनगर में भारत का पहला अनुभवनात्मक डिजिटल संग्रहालय भी बनाया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट अभी शुरू किया जाएगा, ये बोला है। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट एक्सपीरियंशियल डिजिटल म्यूजियम है वो कहाँ पर बनाया जाने वाला है, वादनगर गुजरात पे। और ये इंडिया का सबसे पुराना या प्राचीन लिविंग सिटी भी है, जो वादनगर पे अभी फाउंड किया गया है। ठीक, ये दोनों फैक्ट्स ही आपको इंपॉर्टेंट रखना है, एक म्यूजियम वाला फैक्ट और दूसरा ओल्डेस्ट लिविंग सिटी वाला फैक्ट। ये दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। तो जो वर्सटाइल क्लासिकल सिंगर है प्रभा अत्रे, इनकी डेथ हो गई है अभी, जो कि एट द एज ऑफ 92 हुई है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्लासिकल सिंगर है। 3 अवार्ड्स, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं आपके, वो इनको दिए जा चुके हैं। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण इनको मिला। पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला 2002 पर, और उसके बाद से पद्म विभूषण भी मिला है 2022 पर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पुणे, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। और उसके बाद ये अलग अलग क्लासिकल जेनर्स, जैसे आपने ख्याल का नाम सुना होगा, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन, ये सारी चीजों में काफी प्रोफिशिएंट थी। ठीक है, ये सारी चीजों में काफी प्रोफिशिएंट थी। और ये काफी किससे इन्फ्लुएंस्ड थी, तो जो उस्ताद आमिर खान का नाम आपने सुना होगा, जो उस्ताद आमिर खान है वो फाउंडर है किराना घराना की। और ये कहाँ से हैं भाई, ये हैं इंदौर से। तो उस्ताद आमिर खान का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा अगर आपने थोड़ा भी MP पढ़ी है। तो आमिर खान का जो समारोह है वो भी इंदौर में ही बनाया जाता है।
तो इंदौर में हर साल आमिर खान समारोह भी मनाया जाता है। और इंदौर जो आमिर खान है वो कौन से घराना से कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, फाउंडर हैं किस घराना के, तो ये इंदौर घराना के ही फाउंडर हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज पे। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, अभी जो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका है और इसराइल के बीच में केस चल रहा है। ठीक है, और वो केस कहाँ पर चल रहा है, तो जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो दुनिया इंटरनेशनली जो केसेस को हैंडल करता है देशों के बीच में, वहां पर चल रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, हेग। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड से, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मतलब मेनली न्यूज क्या है यहाँ पर कि जो साउथ अफ्रीका है उसने इसराइल के खिलाफ एक केस फाइल किया है जिसमें ये बोलता है कि जो इसराइल है वो जो है पैलेस्टीनियंस पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे एक जेनोसाइड की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही। तो जेनोसाइड क्या होता है, नरसंहार, जहां पर जानबूझकर क्या होता है, बड़े बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने इसराइल के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है। ठीक है, अब हियरिंग होती है तो इसराइल बोलता है कि ये उसने जानबूझकर ये चीजें नहीं की है, बल्कि हमास ने जब टेररिस्ट अटैक किया तो उसकी वजह से इसराइल को ये स्टेप लेना पड़ा। बट साउथ अफ्रीका कहता है कि साउथ अफ्रीका और इसराइल दोनों ने मिलकर जो आपका जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ था 1948 पे, नरसंहार से रिलेटेड कन्वेंशन साइन हुआ था 1948 में, वो पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। अब ये प्राइमरी क्या बोलता है कि जो मास किलिंग हुई थी होलोकॉस्ट के टाइम पर वैसी चीज दोबारा ना हो, इसलिए हम एक ऐसा कन्वेंशन साइन करते हैं। और ये यहाँ पे जेनोसाइड मींस मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ अ नेशनल, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, ये था पूरी न्यूज। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आईसीजे के बारे में। तो जो आईसीजे है वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशंस की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए, न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स। फिर जो आईसीजे है वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पीस पैलेस इन द हेग, द नीदरलैंड्स पर है। ठीक है, आईसीजे कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 को। तो ये भी डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आईसीजे जो है इसका स्थापना कब हुई थी, 1945 1945 में हुआ था। कब हुआ था, यूएन के एक चार्टर के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर इशू होता है जिसमें इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि जब आपके दो वर्ल्ड वॉर हुए जो कि आपका 1914 से 18 तक चलता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 पे चलता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इतनी सारी मास किलिंग्स हो रही हैं, इसके लिए जो है इसका फॉर्मेशन किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, अब 1945 में किया गया जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। अब ये एक मल्टीलेटरल फोरम है जिसके जो दो एडवाइजरी भी होता है जहां पर ये एडवाइस देता है, और दूसरा है कि जुडिक्शन इन कंटेंटिस केसेस। तो पहला जो आपका एडवाइजरी जुडिक्शन है ना, वहां पर ऐसे मैटर्स जैसे यूएन की जो एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं आपकी, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की जो भी एजेंसीज हैं, स्पेशल एजेंसीज, अगर उनके द्वारा कोई भी केसेस लाए जा रहे हैं जिसमें एडवाइस चाहिए होती है तो उसमें आईसीजे एडवाइस देता है। तो इसलिए एडवाइजरी जुडिक्शन हम कह रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी एडवाइजरी जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी ये पहला। और दूसरी चीज होता है कंटेंटिस केसेस जो होते हैं उसमें आपका एडवाइजरी जुडिक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो दो देशों के बीच में अब कंटेंट पैदा हो गया है, तो इसको खत्म करने के लिए जो हियरिंग होती है वो भी आईसीजे के पास ही होती है। ठीक है, तो आईसीजे कब स्टैब्लिश हुआ था, जब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जब इसको हटाया गया था तब इसका फॉर्मेशन किया गया। क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था ना, वो एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इनएबल था, इसलिए इसको हटाकर नई बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। टोटल 15 जजेस होते हैं जिनका 9 साल का टर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडहॉक जजेस जो होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, अगर कोई स्पेशल केस देखना है तो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। फिर जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं ना, एक्चुअली में वो लीगली बाइंडिंग होते हैं।
कि सारे देशों को कोर्ट के डिसीजंस मानने ही पड़ेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारा क्रोनोलॉजी होता है कि अगर आप सिविल कोर्ट पर आपकी केस नहीं सुनी जा रही है चले जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पर भी जा सकते हैं, ऐसा अपील वाला सिस्टम होता है। बट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कोई भी डिसीजन सुना दिया तो उसके बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये एक लूपहोल है। ठीक है, इसका लूपहोल है कि दे आर ऑफन डिफाइंड इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओन। तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से देश इसको नहीं भी लागू करते हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कब फॉर्मेशन हुआ, क्यों फॉर्मेशन हुआ और स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा है रक्षा अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जिन REE के लिए दुनिया चीन पर निर्भर था, भोपाल में वो बनने जा रही है। तो भोपाल में मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा विभाग, देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ पर बन रहा है, भोपाल पर बनने जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर बन रहा है, और इससे मध्य प्रदेश में उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। ठीक है, अब ये चूज क्यों भोपाल ही लोकेशन क्यों चूज किया गया, क्योंकि भोपाल एक ऐसा लोकेशन है जो किसी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जो किसी और स्टेट से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है भोपाल। तो इसलिए इसको चूज किया है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से काम हो सकता है और सिक्योरिटी भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको रखना है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि भोपाल में न्याय पंचायत, अभी हमने कल की न्यूज में पढ़ा था कि एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो सबसे बड़ा जुडिशियल कॉन्फ्रेंस है और वो MP के भोपाल में ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे जो MP के जुडिशियल सिस्टम पर जो भी खामियां हैं वो उसको सुधारने की बात की गई है कि जब आप 100 वर्ष पूरे करेंगे, है ना, आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे 2047 तक, तो उसमें उसमें जुडिशियल सिस्टम जो है MP का वो भी इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी भी 60 साल पुराने केस लंबित है। ठीक है, इतना पेंडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिल रहा है MP मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। ठीक, तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। अब आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी में जो प्रॉब्लम्स है पेंडेंसी ऑफ केसेस की, उसको हाईलाइट किया गया, और MP में भी काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, जैसे आप 2019 का प्रीलिम्स वाला रिजल्ट ही देख सकते हैं कि कितना टाइम लग गया उसको लाने में। तो ऐसे पेंडेंसी ऑफ केसेस चलती रहती है कोर्ट्स में। अब देश के टॉप 10 थानों में देवास का थाना सिविल लाइन को भी चूज किया गया है। तो ऐसे आप लगभग 16,000 मतलब 16-17,000 थाने थे जिनका मूल्यांकन किया जाना था किस पर, कि वहां पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था की स्थिति, पुराने मामलों के निपटारे, ये सारी चीजों के बेसिस पर इनको आधार बनाया गया था और उस पर रैंकिंग प्रोवाइड की गई। तो हमारे MP में जो देवास है, देवास का जो थाना है वो इस पर क्या आया, टॉप 10 में आया है। इसके अलावा टॉप 100 की सूची में ढिंडोरी और दतिया भी आए। तो एक्चुअली में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट इनको ये रैंकिंग मिली है, ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा डेवलपमेंट है इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे कि शहडोल में सुपर फूड रागी और मोटे अनाज की ब्रांडिंग होगी, और ऐसा अनाउंस किया हमारे चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, तो शहडोल में सुपर फूड रागी और बाकी मोटे अनाज की ब्रांडिंग की जाएगी। किसके अंदर की जाएगी, तो जो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है, इस स्कीम से मिलने वाली 10 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि से किसको दिया जाता है, जो आपके PVTGs हैं, है ना, बैगा हो गया, भारिया हो गया और सहारिया ट्राइब्स हैं। तो ये 3 PVTGs हैं MP में, भरिया और सहारिया। ठीक है, सहारिया 3 PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं MP में 3, और इनके लिए एक योजना शुरू की गई है। इसमें 10 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि से इनसे इनसे क्या खरीदा जाएगा, जो भी और अनाज है, जैसे मोटे अनाज है, उनको इस राशि को देकर खरीदा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसका ही चीजें की गई हैं। अब शहडोल संभाग में प्रमुख रूप से कोदो कुटकी की खेती होती है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने शहडोल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि उज्जैन में 5 रनवे का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा। ठीक है, आपके 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और एक होते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर पहले अभी कुछ भी काम नहीं किया गया है और उसकी एक नई शुरुआत होगी। जबकि जो आपके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है और अब उसको और मॉडिफाई या इंप्रूव किया जाएगा। तो उज्जैन में 5 रनवे का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, ये बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी, ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। तो ये था आपकी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिए सारे इंपॉर्टेंट न्यूज।
और इसका PDF जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और आप इसको रिवाइज करते रहिए, जो भी न्यूज़ है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे, हर रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या चीज़ आस-पास हमारी नई चल रही है। और जब आप लास्ट में करंट अफेयर्स का एक साथ बर्डन आता है, वो बर्डन भी आप पे नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, आपको सिर्फ उठाकर रिवाइज करनी होंगी। तो थैंक यू गाइज़, अब हम मिलते हैं कल।